सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 को पुरस्कृत करता हूँ। विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023। श्री राजेंद्र यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। श्रीमती अनीता पटेल। श्री धर्मनारायण जोशी। धर्मनारायण जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त विधेयक मैं सोचता हूं कि सरकार बार बार ऐसी संस्थाओं को लाकर के, विश्वविद्यालय वगैरह ऐसी इंस्टीट्यूट को खोल करके, सरकार के पास बजट नहीं, सरकार के पास पद नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी उदयपुर पधारे थे। उन्होंने एक विधायक को कहा कि आपके यहाँ कितने कॉलेज खुले? 3 कॉलेज खुले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में सरकार ने 123 कॉलेज खोले, 98 में प्रिंसिपल नहीं है, उनके भवन नहीं है, प्राइमरी स्कूलों में सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार के पास बजट है, तैयारी पूरी है, तैयारी होने के बाद और इस विधेयक को पास कराएं। यही मेरा निवेदन, इसको जनता के समर्थन के लिए इसको अभी निलंबित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम दे रखा बोले टाइम। श्री फूल सिंह जी मीणा। ये नाम लिख रहे थे 4-4 मिनट वही बोले। आखिरी में राजेंद्र। ठीक है सर, ठीक। श्री फूल सिंह जी मीणा। श्री अविनाश। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इस वर्तमान कांग्रेस सरकार का ये अंतिम विधानसभा सत्र भी है। ये सरकार अपनी अंतिम सांसें भी गिन रही है और जाते जाते सरकार किस प्रकार के विधेयक राजस्थान की जनता के सामने रख रही है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विधेयक की उपयोगिता क्या है, राजस्थान की जनता को इस विधेयक का क्या फायदा मिलेगा। और मैं समझता हूं कि अभी ये ठीक कह रहे थे कि जब पूर्व में भी जिन कॉलेजों में बजट के अंदर घोषणा हुई, 5 वर्षों में उन कॉलेजों की स्थापना नहीं हुई, उन कॉलेजों में स्टाफ की नियुक्ति भी नहीं हुई और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, ये महात्मा गांधी जी के नाम के ये इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंस विधेयक जो लेके आए हैं, मैं समझता हूं कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जहां पूरे राजस्थान के अंदर कॉलेजों में विद्यार्थी लाइब्रेरी के अंदर और हॉल के बाहर किसी बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते हैं, आज भी बहुत सी ऐसी, अधिकांश ऐसी कॉलेज हैं जहां पर इनके संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र जैतारण का कॉलेज साइंस फैकल्टी की घोषणा तो आपने कर दी इसी बजट सत्र में, इसी विधानसभा में, लेकिन आज दिन तक उस साइंस फैकल्टी की वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। और जब आपने घोषणा तो कर दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर अगर उसकी स्वीकृतियां नहीं मिलेगी, वहां जब 3 लेबोरेटरी की जरूरत है वो भी नहीं बनेगी, तो किस प्रकार के विधेयक लाकर जनता को किस प्रकार बेवकूफ बनाए जाने का साधन ये इस राजस्थान विधानसभा के अंदर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा माननीय सभापति महोदय, मेरा तो ये निवेदन है कि पूर्व में जो जो घोषणा हुई है उनको अगर आप क्रियान्वित करेंगे, उसके बाद इस प्रकार के बिल अगर लेके आएंगे, इससे राजस्थान की जनता को फायदा होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विधेयक को 6 महीने के लिए जनता को जानने तो परिचय किया जाए। धन्यवाद। श्री ज्ञानचंद जी पार्क। इस सरकार का कामकाज का तरीका है ना, सिर्फ जनता को गुमराह करना और उनको ख्वाब और कांच दिखाना। एक गाना है, बौली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक प्राइमरी स्कूल आप ढंग से संचालित नहीं कर पा रहे हो और वहां की दुर्दशा आप देखोगे ना, तो आपको एहसास हो जाएगा कि जो बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं कि हम राजस्थान को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस
ढंग से स्कूल चला दो आप बरोबर, तो भी जनता आपको माफ कर देगी। और आपको पता होगा कि पिछले 4 सालों में आपने बजट में कितने सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिए, पर वहां अध्यापकों की कितनी संख्या है, यह आपकी घोषणाओं की पोल खोल के रख देंगे। स्कूल खुल गए, एडमिशन हो गए, पर अध्यापकों की जो भर्ती आपके माध्यम से होनी थी, आपकी सरकार की नाकामी की वजह से जितने पेपर लीक हुए ना, वो भर्ती में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और आज भी अनेकों स्कूलों में आधे से भी कम अध्यापक हैं। कितने सारे आपने कॉलेजों की घोषणा कर दी, झुंझुना पकड़ा दिया, आपके हमने कॉलेज खोल दिया, लेकिन जमीन पर सच्चाई अलग है। कॉलेज खुल गया, कहीं भवन नहीं है, कहीं भवन है तो पढ़ाने वाले लेक्चरर प्रोफेसर नहीं है। आपकी बातों पर विश्वास करके बच्चे ने एडमिशन ले लिया, लेकिन वहां सिर्फ घूमने फिरने के अलावा और कोई काम उसका रहता नहीं है। पहले जो आपने घोषणाएं की है स्कूलों की, कॉलेजों की, उसमें एक बार शिक्षण व्यवस्था आप बराबर कर दो, उसके बाद आप ये विधेयक लाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर आप एक के बाद एक विधेयक तो ला रहे हो, पर पहले जो आपकी घोषणाएं, पहले जो आपके विधेयक है, उनके बारे में आप कहीं सुध नहीं ले रहे कि इनका क्या हसर हो रहा है। मेरा आग्रह रहेगा सरकार से, ये झुंझुना पकड़ाना बंद करो, ये ख्वाब दिखाना बंद करो, और मेहरबानी करके ये विधेयक लाओ तो पहले इसकी पूरी तैयारी कर दो कि जो पहले हमने विधेयक लाए हैं, जो हमने घोषणा की, वो पूरी हो जाए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए प्रचलित करो, और जनता का क्या उसमें फीडबैक आता है, उसके बाद में विधेयक लाओ। हम निश्चित रूप से आपके इस विधेयक के लिए सहर्ष स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। श्री मदन दिलावर, श्री राम प्रताप जी कासनिया, श्री बाबूलाल जी झाड़ोर, श्रीमती संतोष, श्री चंद्रभान जी आक्या, श्री वासुदेव जी देवनानी। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार इस कार्यकाल में उच्च शिक्षा का जो बंटाढार हुआ है वह आज तक नहीं हुआ। आप विश्वविद्यालय तो खोल रहे हैं, लेकिन वर्तमान विश्वविद्यालय की जो हालत है, कभी कल्पना की क्या? आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में 700 फैकल्टी खाली पड़ी हैं। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 32 में से 26 पद खाली हैं। स्किल यूनिवर्सिटी का खुद का कोई कैंपस तक नहीं है, और लॉ यूनिवर्सिटी के तो सभी पद खाली हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापकों का, प्रोफेसरों का कोई पता ठिकाना नहीं है, लेकिन आप नए खोले जा रहे हैं। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप खोल तो रहे हो, लेकिन आज विश्वविद्यालयों के अंदर न तो किसी का पता है, न किसी का ठिकाना है। आपने चेयरपर्सन बनाने का उसे प्रोविज़न रखा। चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होगी? चेयरपर्सन कौन होगा? क्या ये पैसे वाले आकर के वहाँ पे चेयरपर्सन बन जाएंगे और वहाँ पे मनमाने ढंग से वहाँ पे बच्चों से फीस भी वसूल करेंगे, मनमानी डिग्रियाँ भी देंगी? कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो फर्जी डिग्रियाँ तक दी जा रही हैं। ऐसी जो दुर्दशा आज है, मैं समझता हूँ ऐसे लूट कभी नहीं है। इस पर नियंत्रण का किसी प्रकार का कोई प्रोविज़न तक नहीं है। और आज राजस्थान में हमको संस्थान नहीं, संसाधनों की दरकार है। आप बिना संसाधनों के जो संस्थान चल रहे हैं, खोले जाओ, वाह भाई लूटे जाओ, कह दो कि इतने सारी यूनिवर्सिटियां हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं। केवल इस प्रकार का घोषणा करके और आप शिक्षा को बर्बाद कर रहे हो। मेरे यहाँ के जो निकलेंगे इस यूनिवर्सिटी में से, वो किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। यानी आज ढंग की डिग्री होगी, ढंग की पढ़ाई होगी, तो अब जाकर के कहीं विश्वविद्यालय के लिए व्यक्ति तैयार होगा। आज विश्वविद्यालयों की माननीय सभापति महोदय बहुत हालत खस्ता है। वहाँ पे टीचर्स का शोषण हो रहा है, वहाँ पे फीस नाम की डिग्रियाँ बेची जा रही हैं। सरकार का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। केवल वो चेयरपर्सन जिसको चाहेगा 3 एक्सपर्ट को बुला लेगा, केवल आपका एक गवर्नमेंट का एक आदमी जाएगा, चीफ सेक्रेटरी या एसीएस जाएगा, वह केवल वहाँ पे हाजिरी भरेगा, कभी तो वो भी नहीं जाता। यानी मनमानी खुली लूट देने का जो आप लाइसेंस दे रहे हो,
न एडमिशन कैसे होंगे, न उनकी राज्यपाल का उसमें कोई रोल नहीं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आज जयपुर में 9 बड़े विश्वविद्यालय संस्थान तो आपने खोल दिए, लेकिन सारी के सारे विश्वविद्यालयों की हालत आज दयनीय है। मुझे तो तरस आता है, 76 वर्ष पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी खुली, उसके बाद से लेकर आज तक लॉ यूनिवर्सिटी 2 साल पहले खुली। दोनों के सारे के आज संसाधनों के लिए सब लोग तरस रहे हैं और इस प्रकार की जो स्थिति बनी है। और अभी भी 3 की घोषणा और करके जिसका पता ठिकाना नहीं है। दिव्यांग विश्वविद्यालय आपने बड़ा खोला, आज तक प्रक्रिया में कागजों में चल रहा है। रिसर्च डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेट कोर्स की आपने घोषणा की, उसका कहीं पता ठिकाना नहीं है। और आज राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की आपने चर्चा की, लेकिन कहीं कुछ खोला नहीं, केवल घोषणा करें। अब केवल 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में कौन से आप यूनिवर्सिटी खोल लोगे, कौन से वहाँ पे भवन का निर्माण हो जाएगा, कौन से फैकल्टी सेलेक्ट हो जाएगी, कौन सा बच्चा एडमिशन लेगा। इस प्रकार का केवल घोषणा करके जो आज उच्च शिक्षा की हालत का भंटा डार हुआ। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा, अरे जरा संभालो, आपके बालक यदि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते तो वो किस प्रकार से डिग्री लेकर के मैदान में जाते, उनको कौन नौकरी देता। इस प्रकार के जो हाल बने हैं आपके, न तो कॉलेजों की स्थिति है न विश्वविद्यालयों की स्थिति है, जो विश्वविद्यालय संबंधित बिल है, इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उच्च शिक्षा में तो हालत ये हो गई कि राजीव स्टडी सर्कल के लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप प्रिंसिपल्स का सिलेक्शन तक नहीं कर रहे हो। आज 90% विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों के अंदर प्रिंसिपल तक नहीं है। यानी ये हालत जरा शर्मनाक है, इसलिए जरा अपने आप को संभालो। वैसे तो कुर्सी से आप लोग जा रहे हो, आकर के निश्चित रूप से हम इन सबको ठीक करने वाले हैं, ये आपको स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन अब भी 3 महीने बचे हैं, जरा बच्चों पे रहम करो, तब जाकर के कहीं स्थिति सुधरे। बाकी आज विश्वविद्यालय की हालत खराब है, अतः मैं इस विश्वविद्यालय के लिए इसको 6 महीने के लिए मैं इसको जनमत के लिए प्रचारित होने के लिए आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती अनिता बघेल। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस, ये बिल लेकर के गवर्नमेंट आई है। हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज की क्या हालत है इसके बारे में बखूबी सरकार भी जानती है और आप भी जानते होंगे माननीय सभापति महोदय। ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कब की? 4.5 साल से अधिक हो गए। अभी 2 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है और फिर चुनाव में जाने वाले। जिस तरह से सरकार की स्थिति है, निश्चित रूप से ये सरकार 4 पहिया की गाड़ी में आ जाए तो गनीमत है इसके मेंबर। ऐसी स्थिति में ये बिल लेके आए हैं इस समय, सिर्फ कागज की लीपापोती कर देना और कागजों पर अच्छे अच्छे लुभावने शब्द लिख देना, इससे कोई यूनिवर्सिटी या गवर्नेंस की कोई नई चीज सोशल साइंसेज की नहीं बनने वाली है। आपने इस बिल को ला करके ये कहा है कि आप किसी भामाशाह को, किसी उद्योगपति को इसके साथ टाई अप करेंगे और वो आगे चीजें बढ़ाएगा। तो जो आपके यूनिवर्सिटी है, जो राज्य वित्त पोषित यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी स्थितियां क्या हो रही हैं? आप इस बिल में ये बात कह रहे हैं कि एक निश्चित राशि जो है वो गवर्नमेंट इस यूनिवर्सिटी को, इस संस्थान को चलाने के लिए देने वाली है। तो जब आप गवर्नमेंट के वित्त पोषित जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नहीं चला पा रहे हैं, उनकी पोस्टों को नहीं भर पा रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटी खाली पड़ी हुई है और आप ये यूनिवर्सिटी सिर्फ जयपुर में और जोधपुर में, दूसरा बिल राजीव गांधी जोधपुर, ये बिल जयपुर, तो कोई और राजस्थान में कोई और डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है जहां पर यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए या शिक्षा का विस्तार होना चाहिए? मैं इसके टेक्निकल पॉइंट्स पर माननीय सभापति महोदय आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। आपने लिखा है उद्योग भागीदारी से, जो इसका लेसन फर्स्ट है उसकी परिभाषाओं में लिखा है, उद्योग भागीदारी से कोई व्यक्ति या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन स्थापित कोई न्यास या कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन बनाई गई या रजिस्ट्रेट की गई सोसाइटी या भारतीय भागीदारी इसका भागीदार बनेगा। तो मुझे बताइए माननीय सभापति महोदय, क्या आपने वो तय कर लिया है कि कौन इसका भागीदार बनेगा? क्योंकि बिना पैसे के, बिना फाइनेंस के कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ बिल ला करके पास करने देने से, वाहवाही करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे लोगों को ना फायदा मिलने वाला है, ना गवर्नेंस को कोई फायदा मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नेंस तो पहले ही सरकार का बहुत बुरा है।
जिस तरह की गवर्नेंस कुछ सरकार चला रही है उससे यह प्रतीत होता है कि बिल कैसे लेकर के आई है। और आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फेरमर से अभिप्रेरित है। हम जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनको एक को भी कौन सी रैंकिंग A+ रैंकिंग मिली है क्या? अभी तक बताइए, कितनी यूनिवर्सिटी है उनको A+ रैंकिंग मिली है, कितने कॉलेजेस है उनको A+ रैंकिंग मिली है? 200 के लगभग कॉलेज यहाँ खोले गए हैं। क्या उन कॉलेजों की बिल्डिंग बन गई क्या? क्या उन कॉलेजों में शिक्षक लग गए क्या? जब वहीं ये बुरा हाल है तो फिर जब ये सरकार के अंत में, कार्यकाल के अंत में ये बिल लाने का क्या औचित्य है? मुझे ये समझ से परे है, मेरे को नहीं समझ में आता। लोक निजी भागीदारी से राज्य सरकार की स्कीम के अधीन ऐसी भागीदारी अभिप्रेरित है जो राज्य सरकार और उद्योग भागीदारी के मध्य सहयोग अंतर्विलित करने वाले संस्थान की स्थापना के लिए उपबंध करती है। ये बिल उसका उपबंध करता है। तो आपने यदि कोई भागीदारी के सुनिश्चित कर लिए हैं तो आप लाते तो ठीक रहता, लेकिन सिर्फ आपने ये फ्रेमवर्क बनाया, मुझे लगता है कि इससे कुछ हासिल होने वाला आपको नहीं है। शिक्षा की लागत को कम करना और सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य अभिनव पद्धतियों के उपयोग द्वारा शिक्षा की पहुंच में वृद्धि कर, अच्छी बात है। संस्थान की शक्तियों और कृतियों में ये बात का उल्लेख आपने किया है धारा 6 में, लेकिन मुझे इस पर आपत्ति है, मुझे इस पर शंका है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है और जिस तरह से शिक्षा पैसे कमाने का साधन हो गई है, सरकार, कोई भी उद्योगपति, कोई भी भागीदार क्या बिना मुनाफे के लिए आपका सहयोग करेगा क्या? और किसी बिजनेस में नहीं जाएगा क्या? वो फ्री में अपनी सेवाएं, पैसा अपना फ्री में क्यों लगाएगा आपकी इस गवर्नेंस वाली संस्थान में? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और आप कह रहे हो कि बिना प्रॉफिट के वो काम करेगा, तो मुझे लगता है कि बिना प्रॉफिट के आज की दुनिया में कोई काम करने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त आपने इसमें जो चीजें आगे लिखी हैं वो इसके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रही हैं। राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय संस्थान की किसी संस्थावर संपत्ति का बंधक, विक्रय, विनिमय, दान और अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेगा। अब मुझे सभापति महोदय बताइए कि यदि निजी भागीदारी वाला कोई व्यक्ति आ रहा है और वो अपना पैसा लगा रहा है इस इंस्टीट्यूशन में, वो बिल्डिंग बनाने में लगा रहा है, इसके संसाधनों में लगा रहा है और किसी चीज में लगा रहा है, तो वो आपकी अनुमति के बगैर, अगर से उसको कहीं चाहिए कि वो अपना बॉन्ड रख सके, अपनी फ्रेंचाइजी किसी को दे सके, तो आपकी अनुमति के बिना नहीं कर पाएगा। तो ऐसी उसको क्या जरूरत है कि उसको आपकी अनुमति लेने पड़े, वहाँ पैसा वो अपना उसमें लगाए? उसको तो कोई जरूरत ही नहीं होगी, वो दूसरी जगह पैसा लगाएगा जहाँ सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी उसको। तो ये जो आपने बंदिशें की है इस बिल में, मुझे लगता है कि इससे ये यूनिवर्सिटी सिर्फ कागजों में ही रह जाएगी, ये संस्थान सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा, ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, आप देखिए, संस्थान के कर्मचारियों के विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और अन्य भत्ते ऐसे होंगे जो समय समय पर शासी बोर्ड द्वारा वित्त और उपापन समिति की सहमति से चयन समिति के सुझावों पर अवधारित किए जाएंगे। मुझे बताइए, आपको इसमें यह लिखने की क्या जरूरत है? यदि आप इसको पूरे प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छे आप काउंसलर इसमें लाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया शिक्षाविद आप इसमें लाना चाहते हैं, तो फिर आपको जो यूजीसी के नियम है, जिन यूजीसी के नियमों के तहत जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो पे और भत्ते मिलते हैं जो प्रोफेसर्स को और बाकी के लोगों को, शायद वही रख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप चाहते हैं कि आप अच्छा इंस्टीट्यूशन तो बनाए, लेकिन वेतन और भत्ते जो समिति का तय करे, कम से कम पैसे में जो आपको लेक्चरर की पोस्ट के लिए मिल जाए, कोई आपका पीएचडी होल्डर मिल जाए, कोई आपको नेट स्लेट क्लियर मिल जाए, वो आप कम से कम भत्तों पर रखना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे आपकी ये यूनिवर्सिटी स्थापित होने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बिल पे ही बोल रही हूँ, इससे अतर मैंने एक भी शब्द नहीं बोला है। क्या सरकार को सुझाव देना अच्छी बात नहीं है क्या? हम तो सुझाव देना चाह रहे हैं, मानो नहीं मानो वो आपकी मर्जी है। 4 महीने बाद तो इस सरकार का क्या होने वाला है वो हम सब जानते हैं। फिर ये चिल्लाएंगे, फिर मैं आपको अभी आगाह कर रही हूँ, अभी सिर्फ आप बिल रख करके पास कर लेंगे, इसकी कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, इसके कोई नियम नहीं बनेंगे, फिर सरकार बदल जाएगी, हमने गवर्नेंस यूनिवर्सिटी बनाई थी, कहाँ गई, पेपर में गई, ऐसे चिल्लाने के लिए मिलेगा आपको। इसीलिए लेके आए ना इस समय में ये बिल। ऐसा ही 2008 में किया था,
ऐसा ही 2008 में किया था, 13 में किया था, 12 में किया था कि यूनिवर्सिटी लेके आ गए लास्ट में, और फिर 5 साल विपक्ष के लोग यहाँ चिल्लाते रहे वो टोडासरा जी कहाँ गए, आज है ही नहीं। पूरे 5 साल यूनिवर्सिटी चिल्लाते रहे, जबकि वो सिर्फ बिल लेके आए तो कुछ किया नहीं था उन्होंने फाइनेंस में कुछ रखा नहीं था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ आप कागज का पुलौंदा है, ये इसका कुछ होने वाला नहीं है। कोई गवर्नेंस तो आप यदि इच्छा शक्ति हो ना माननीय सभापति महोदय, तो गवर्नेंस सरकार भी खुद से कर सकती है। सरकार की गवर्नेंस है ना, आए दिन अत्याचार हो रहे महिलाओं पर, आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे, सरकार की गवर्नेंस है ना। आपने कहा था कि हम जो है राहत शिविर में 100 यूनिट बिजली के बिल माफ कर देंगे। क्या गवर्नेंस हुई है? कैसे गवर्नेंस हुई है? एक किताबों से गवर्नेंस नहीं होती है, प्रैक्टिकल गवर्नेंस करके देखो। गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं ये सीखो और करके देखो, तब पता पड़ेगा कि गवर्नेंस होता क्या है। किताबों में पढ़ने से कोई नहीं समझता है, बालक भी तभी समझता है जब उसके माँ बाप अच्छा व्यवहार करते हैं। यदि वो शिक्षा अच्छी देते हैं तो बालक उस शिक्षा से समझता नहीं है। इसलिए इस गवर्नेंस वाले बिल से कुछ होने वाला नहीं है। इतना मेरा निवेदन है। मैं चाहती थी कि सारी बिल की आपकी जो धाराएं हैं उनके बारे में एक एक का उल्लेख करूं, पर मूल रूप से जो आपने इसमें बात कही है कि हम निजी उद्योगपति को लाएंगे, भामाशाह को लाएंगे, तो ऐसा प्रैक्टिकल में होने वाला संभव नहीं है। इतना कहती हूँ इस बिल के बारे में, आप अनुमति देते हैं तो ये 2 बिल है, उनके बारे में भी बात करके अपनी नहीं, अभी एक बिल पे हो रहा है। थैंक यू। एक बिल पे हो। थैंक यू। श्रीमती दीप्ति किरण। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस विधेयक 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व विधायक अनीता बदेल जी ने जो अपनी बातें रखी, मैं भी उन्हीं बातों में कुछ अपनी बातें ऐड करना चाहूँगी। इस विधेयक में बहुत क्लियरली लिखा है कि ये संस्थान एक ऑटोनॉमस शिक्षा संस्थान है और गवर्निंग बोर्ड जो होगा उसमें राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा इसमें लिखा हुआ है कि स्पष्ट रूप से उसका प्रभुत्व दिखा जाएगा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इसके अंदर ये लिखा गया है कि वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा के सचिव राज्य सरकार की अनुशंसा पर अन्य शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष और राज्य सरकार की अनुशंसा पर वित्त, शासन, सामाजिक, विज्ञान, उद्योग एवं शिक्षा क्षेत्र के 6 व्यक्ति गवर्निंग बोर्ड के सदस्य होंगे। माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो आधिपत्य होता है वो गवर्नर आपके पास होता है, और इसमें पूरे विधेयक में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर का क्या इसमें रोल होगा या अधिपति कुलपति वही होंगे। माननीय सभापति महोदय, हम गवर्नर को ये इसलिए देते हैं ताकि गवर्नमेंट का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कम रहे, लेकिन ये विधेयक बहुत ही कंफ्यूजिंग है सबके लिए। इसमें ये लिखा गया है कि प्राइवेट निवेश होगा, इसके अंदर प्राइवेट इक्विटी भी इसके अंदर रहेगी, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कितने परसेंटेज पर रहेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर कितने परसेंटेज उसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट रखेगी, उसका कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें कहीं भी ये विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि संस्थान राज्य एवं निजी की सहायता करेगा, लेकिन पूरी तरीके से हमें ये नहीं पता है। जिस तरीके से अनीता जी ने बोला कि कितने ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और आए दिन हमें सदन में उनको पास करते हैं, लेकिन उसके रूल्स, उसके नियम, और आज भी वापस से उनके प्रश्न को मैं दोहराना चाहूँगी कि राजस्थान में आप ये बता दीजिए कि इस यूनिवर्सिटी का बच्चा पहले नंबर पर भारत में आया है। कहीं भी जो संस्थाओं की व्यवस्था है, कहीं भी हम लोग मीडियोकर लेवल पर तो जा रहे हैं, पर हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर कि इस यूनिवर्सिटी से, इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, राजस्थान गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पास हुआ है और ये बच्चा यहाँ पर पहुँचा है। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर द्वारकाधीश गर्ल्स कॉलेज स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी थे तब पास हुआ था और वो बिल्डिंग अब बनकर तैयार हुई है, लेकिन उसके अंदर करीबन 500 लड़कियों की संख्या है और आज भी कहीं भी टीचर्स नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन से ये विनम्र निवेदन करूंगी कि हम नई नई यूनिवर्सिटीज़, नए नए विधेयक पास कर रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज़ की और ज़रूरत है ताकि हम बच्चों को एक अच्छा ढांचा, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके जहां पर बच्चे पढ़ें और हमारे राजस्थान के बच्चों को महाराष्ट्र या कहीं भी बाहर जाकर नहीं पढ़ना पड़े और यहीं पर हम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। लेकिन कहीं भी हम ये बात नहीं करते कि इंटेलेक्चुअल उनकी कैसे हम बढ़ाएंगे, हम किस तरीके के टीचर्स रखेंगे,
किस तरीके के माहौल में हम उनको बड़ा करेंगे, इसकी कहीं भी किसी भी विधेयक में कहीं भी इस बात की नहीं होती है चर्चा। मैं अपनी बात को बहुत शॉर्ट में रखते हुए माननीय सभापति महोदय, सदन से एक बार वापस ये बात कहूँगी कि प्लीज़ लेट अस कॉन्सेंट्रेट कि टीचर्स अच्छे कहाँ से लाएं, ताकि वो बच्चे भली बिना पंखे में भी बैठे लेकिन वो टीचर्स उनको अच्छी एजुकेशन दे सके, उन टीचर्स की हम अच्छी भर्ती करें और उस पर इस सदन में चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और ये बात कहना चाहूँगी कि इस विधेयक को आप जनमत जानने के हेतु प्रचारित करा जाए 6 महीने के लिए। श्री बिहारी लाल। माननीय सभापति जी, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंसेज विधेयक 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति जी, इन 5 सालों में अनेकों विश्वविद्यालयों के बिल इस सदन ने पास किए, विपक्षी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए, और खाली विश्वविद्यालय शिक्षा ही नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा, स्कूली शिक्षा, तीनों पर सरकार ने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकारों के समय में स्कूली शिक्षा में शाला दर्पण के माध्यम से, स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से, प्रत्येक ग्राम पंचायत पे हाई सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से 2 साल तक पोस्टिंग लगातार उस पर बनी रहे। इन सारी बातों को करते हुए स्कूली शिक्षा को एक ऊंचे पायदान पर ले जाने का काम किया गया। लेकिन इन 5 वर्षों में ना तो कहीं स्टाफिंग पैटर्न का ध्यान रखा गया, काउंसलिंग का तो मजाक ही बना दिया गया, नवकर्मोन्नत विद्यालयों में कहीं भी ऐच्छिक विषय के अध्यापक नहीं लगाए गए। इन सारी बातों से स्कूली शिक्षा का ये बंटाढार कर दिया। महात्मा गांधी जैसा एक नया नवाचार लेके आए, लेकिन उसको भी लागू करने का तरीका इतना गलत रहा कि 12वीं की स्कूल खोल के उसमें 17 अध्यापक पोस्टिंग कर दी गई, 8वीं तक का विद्यालय संचालित किया। उसके लिए 500 बालिकाओं के जो संख्या के बालिका विद्यालय थे उनको अंग्रेजी माध्यम में बदल के बालिका शिक्षा को नुकसान किया गया, और कई जगह तो हिंदी विद्यालय कहीं बचा ही नहीं। इस तरह का ये जो पैटर्न लागू किया गया, उससे स्कूली शिक्षा को इतना नुकसान हो जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये सरकार दावा करती है कि 298 के लगभग महाविद्यालय 5 वर्षों में खोले गए। माननीय सभापति जी, आप सब जानते हैं उन महाविद्यालयों का क्या असर है। एक प्राचार्य 4 महाविद्यालयों को देख रहा है, एक महाविद्यालय का प्राचार्य, उसको 3 अतिरिक्त महाविद्यालयों का चार्ज है, उसमें झाड़ू निकालने वाली भी उसके पास कोई दूसरा स्टाफ नहीं है, वो सिर्फ एडमिशन करने, आई डाक का जवाब देने का काम कर पाता है, ना तो कोई क्लास ले पाता ना कोई बात। ये राजस्थान के महाविद्यालयों की स्थिति है जो हमने सैकड़ों की संख्या में खोल दिए हैं। इसी तरह की स्थिति राजस्थान के विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा की है। जो उच्च शिक्षा के लिए राजस्थान का कभी नाम हुआ करता था, उन विश्वविद्यालयों की आज स्थिति देखिए। और हम एग्रीकल्चर जैसे तकनीकी विषय पर भी लगातार कॉलेज खोलते जा रहे हैं, विश्वविद्यालय खोलते जा रहे हैं। कहाँ से तो उनका ट्रायल का, कहाँ उनका फील्ड की पता नहीं। फील्ड छोड़िए सभापति जी, उनके लिए कक्षा कहाँ है, उनका महाविद्यालय चलता कहाँ है। इस तरह एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज आपने खोल दिए, उनके ट्रायल के लिए फील्ड कहाँ है, वो शोध कहाँ करेंगे, रिसर्च कहाँ करेंगे। आपने एग्रीकल्चर की शिक्षा को भी बंटाधार करने का काम किया। इस सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं कि 28 तो सरकारी विश्वविद्यालय और 52 निजी विश्वविद्यालय का इस सरकार ने बनाए हैं। और आज ये जो बिल लेके आए हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंस स्टडीज, तो इससे पहले सरकार को चाहिए था कि जैसा विपक्ष के सभी विधायकों की मंशा है कि पुरानी जो हमारी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। आप इसको इंस्टीट्यूट, इसके उद्देश्यों में लिखा गया है, उन उद्देश्यों में क्या है, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स अनुसंधान विश्वविद्यालय में होते हैं, वही इसमें है, तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई। और आज जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी चिंता करनी चाहिए, उनका क्या असर है, उनमें किस तरह पढ़ाई का लेवल गिरता जा रहा है। जैसा अभी राजसमंद से आने वाले माननीय विधायिका ने कहा कि उनमें कहाँ हमारा विश्वविद्यालय का छात्र कहाँ उसको खड़ा हो पा रहा है। आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हमारे उसका क्या स्तर है, वो कहाँ उसको कम्पीट कर पा रहा है। इसलिए कोई भी राजस्थान का विश्वविद्यालय ए ग्रेड में, ना कि उसमें कहीं भी सफल नहीं हो रहा, ना हमारा कॉलेज ना हमारा विश्वविद्यालय। ये इस राजस्थान की शिक्षा की स्थिति हमने कर दी है। और शैक्षिक स्टाफ की भयंकर कमी हर विश्वविद्यालय में, और हम नए पे नया विश्वविद्यालय खोलते जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट खोलते जा रहे हैं। छात्रों का, शिक्षकों का अनुपात देखिए, पूरा राजस्थान में चिंताजनक है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो। और ये जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंस विधेयक के पेज नंबर 9 बिंदु संख्या 8 पर चेयरपर्सन की योग्यता के बारे में उल्लेख है, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षा में उद्योग क्षेत्र के विख्यात व्यक्ति संस्था का चेयरपर्सन होगा। शिक्षा और उद्योग क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति से क्या अभिप्राय है,
इसको कैसे परिभाषित करेंगे? इसकी जगह विश्वविद्यालय महाविद्यालय किसी आचार्य पद के समकक्ष व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान विश्वविद्यालय की तरह काम करेगा। इसके चेयरपर्सन को कम से कम 5 से 8 वर्ष तक आचार्य पद का अनुभव ही होना जरूरी होना चाहिए, परंतु ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसमें राज्य सरकार की मंशा तो संदेह पैदा होता है। चेयरपर्सन के नीचे संस्था निदेशक का पद होगा, उसे में पेज नंबर 10 बिंदु संख्या 10 में शिक्षा उद्योग को 20 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का उल्लेख है, इसको भी परिभाषित नहीं किया गया है। साथ में योग्यता में PhD, शिक्षा क्षेत्र उद्योग में विशिष्ट कैरियर का उल्लेख है। हम सब जानते हैं कि प्राइवेट विश्वविद्यालय कुकरमुतों की तरह PhD की डिग्रियां बांटते हैं, MPhil MSc की डिग्रियां बांटते हैं, जिन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। इसलिए हम सब का आग्रह है कि पुराने जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन्हीं को स्ट्रेंथन किया जाए, उन्हीं की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाया जाए। इन नए प्रयोगों में राजस्थान की शिक्षा को बर्बाद ना किया जाए। बिंदु संख्या 12, कुल सचिव की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है, जिसमें भी महाविद्यालय शिक्षा के आचार्य, सहआचार्य और सुपर टाइम स्केल के राजस्थान प्रशासनिक सेवक अधिकारी का होना उल्लेखित है। फिर इसमें केवल महाविद्यालय क्यों, विश्वविद्यालय के आचार्य और सहआचार्य को सम्मिलित करना चाहिए था। कुल सचिव के लिए आचार्य सहआचार्य का होना जरूरी है, परंतु इससे उच्च पद निदेशक और चेयरपर्सन की योग्यता का होना जरूरी नहीं है। ये भी अपने आप में विधेयक में संदेह प्रकट करता है। इसलिए माननीय सभापति जी, हम सब का आपसे विनम्र आग्रह, सरकार से, माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि हम सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिहाज से शिक्षा का नुकसान ना करें, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा के मंत्री जी भी बैठे हैं, चाहे वो महाविद्यालय शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा हो, उसमें गुणवत्ता बढ़ाने का काम करें। राजस्थान के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में ना ले जाएं, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम जो कर सकते हैं, सदन जो कर सकता है, सदन की भावना हमने व्यक्त की है, सरकार उस पर हमारी बात को सुने, इसमें संशोधन लाए और 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए इसको प्रचारित करें। धन्यवाद। थैंक यू। श्री मदन दिलावर। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 जो आप लाना चाह रहे हैं या इसको पास करवाना चाहते हैं, इससे लगता है कि शिक्षा के प्रति इस सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा ही मानते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं और विद्यालय हैं, वहाँ पर बच्चों की संख्या होने के बावजूद भी, पढ़ने वाले विद्यार्थी होने के बावजूद भी, न तो वहाँ अध्यापक हैं, न बिल्डिंग है, न ही फर्नीचर है। मैं सोचता हूँ अधिकांश कॉलेजेस की ऐसी स्थिति है। मैं राजमंडी की बात करूँ तो वहाँ तो पानी भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कॉलेज की बिल्डिंग पर्याप्त नहीं है, और तो आने जाने का रास्ता भी ठीक नहीं बना हुआ, और फिर भी लगातार कॉलेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं। कैसे काम चलेगा? क्या हम इन बच्चों को के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये डिग्री हासिल भी कर लेंगे तो इस कंपटीशन के ज़माने में किस प्रकार से कंपटीशन करके आगे बढ़ पाएंगे? हम जानबूझ करके बच्चों का जीवन अंधकार में करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे इंस्टीट्यूट हमारे कम हों, लेकिन उनकी क्वालिटी ठीक होना चाहिए, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और क्वालिटी ठीक होगी इंस्टीट्यूट की तो वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता ही बढ़ेगी, और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वहाँ लेबोरेटरीज अच्छी चाहिए, वहाँ पढ़ाने वाले व्याख्याता, शिक्षक, प्राचार्य, आचार्य ये सब होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ मैं कहूँ, कॉलेज की बात करूँ एक दो की उदाहरण दे करके, तो जहाँ एक प्रिंसिपल के आधार पर केवल कॉलेज चल रहा है। राजमंडी विधानसभा क्षेत्र की बात करो तो 10% भी वहाँ टीचर नहीं हैं, विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। अब क्या करना चाहते हैं हम लोग? क्या करना चाहते हैं? इंस्टीट्यूट चाहे कम कर दो, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाले की संख्या पर्याप्त होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी होना चाहिए। वहाँ लेबोरेटरीज पूरी होना चाहिए, वहाँ भवन बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, उनके लिए फर्नीचर पर्याप्त होना चाहिए, आवागमन के लिए रास्ता होना चाहिए, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ टॉयलेट और बाथरूम्स होना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं होने के बावजूद भी हम करें कि हम तो बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, हमने इतने विश्वविद्यालय खोल दिए हैं और इतने महाविद्यालय खोल दिए हैं और इतने विद्यालय खोल दिए हैं। ये आपने संख्या तो बढ़ा दी कागजों में, लेकिन प्रायोगिक रूप से फील्ड में हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है सब देख करके
कि राजस्थान के युवाओं के, विद्यार्थियों के दुश्मन हैं हम, और ये सरकार दुश्मनी निकाल रही है इस जनता से कि उनके बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ाना नहीं चाहती, उनको अंधकार में धकेलना चाह रही है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ना चाहती है, उनको रोकना चाहती है। इसलिए मैं निवेदन ये करता हूं कि इस प्रकार के विधेयक को न लाया जाए, न पास किया जाए, और मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं आपसे कि इसको 3 माह के लिए प्रचलित किया जाए। थैंक यू। श्री अविनेश महर्षि। धन्यवाद सभापति महोदय। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, ये घोषणावीर सरकार एक के बाद एक घोषणाओं का अंबार लगाती जा रही है। पहले बजट के अंदर जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को भी कागजों में चाहे कितना भी बताते, हकीकत में धरातल के ऊपर 40% भी उन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। ये मैं बहुत विनम्रता के साथ में, लेकिन बहुत मजबूती के साथ में कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों की बात करें, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कही, लेकिन यह उच्च शिक्षा के अंदर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, एक के बाद एक घोषणाएं तो की गई, लेकिन मुझे दुख के साथ में यह कहना पड़ रहा है कि उन कॉलेजेस के अंदर, खोले गए महाविद्यालयों के अंदर प्राध्यापकों की जब तक नियुक्ति नहीं होगी, तब तक वो विद्यार्थी जो एडमिशन ले चुके हैं वो कहां जाएंगे। रतनगढ़ महाविद्यालय के अंदर पीजी महाविद्यालय है, गर्ल्स महाविद्यालय है, एक लेब असिस्टेंट के सहारे 3 वर्षों तक महाविद्यालय चला है। राजलदेसर के अंदर नया कॉलेज खोला गया, 3 वर्ष में एक प्राध्यापक सारे काम करता है, झाड़ू लगाने से लेकर के वो सब काम यही करता है। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से एक भी वहां कालांश नहीं लगता है। ये उच्च शिक्षा की स्थिति है। इस राजस्थान को कहां ले जाना चाहती है ये सरकार, जहां एक तरफ भारत के अंदर हमारे राजस्थान के विश्वविद्यालयों का नाम आता था, यहां से निकला हुआ विद्यार्थी अच्छी नौकरी पाता था, उसकी एक इमेज थी, लेकिन आज विश्वविद्यालय खाली पड़े हैं, आज महाविद्यालय खाली पड़े हैं। आज स्थिति यहां तक बदतर है कि उन छात्रों का भविष्य अंधकारमय करने के लिए यह राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। और शिक्षा के अंदर यदि हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो इस देश को, इस राजस्थान राज्य को गर्त में ले जाने का काम यह राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि यह संख्या बढ़ा करके यह आंकड़े मत बताओ कि हमने इतने महाविद्यालय खोल दिए, हमने इतने विश्वविद्यालय खोल दिए। उन महाविद्यालयों के अंदर, उन विश्वविद्यालयों के अंदर आप प्राध्यापकों की नियुक्ति करिए, आप उनके अंदर सुविधा, संसाधनों की सुविधा दीजिए, तब जाकर के हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे पाएंगे। आपने इसके अंदर बहुत सारे उद्देश्य बताए हैं, आपने विश्व के अंदर कल्पना, विश्व की कल्पना की है, लेकिन आप लोग पहले आपके राज्य राजस्थान के अंदर जो हालात हैं, उन हालात को सुधारने के लिए तो काम करिए। आपने, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई सारी बातें बताई, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये संख्या बढ़ाने के खेल को आप मत खेलिए। लेबर असिस्टेंट के, जहां पर लेबर असिस्टेंट, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं सभापति महोदय, मंत्री महोदय जांच करवा ले। हमने मांग की कि यहां पर सेक्शंस बढ़ाओ, लेकिन सेक्शंस तो तब बढ़ेंगे तब जाकर के पहले वाले जितने खोले हुए हैं उसके अंदर भी आप जितने खोल रखे हैं उनके अंदर सेक्शंस बढ़ाओ, उनके अंदर प्राध्यापकों की नियुक्ति करो, उसके अंदर आप उसको क्रमोन्नत करो, तब जाकर के हमारा असली उद्देश्य जो है वो पूर्ति हो पाएगी। अदरवाइज तो ये सारा का सारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये राजस्थान की सरकार नौजवानों के साथ में जो खिलवाड़ कर रही है, मैं, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, पेपर लीक करके तो आप लोगों ने इस राजस्थान के नौजवान के भविष्य को गर्त में डाल दिया। अब आप और क्या करना चाहते हैं? एक के बाद एक बिल ला करके आपने ऐसा कर दिया है। मैं ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये कहना चाहता हूं कि इन घोषणाओं के ऊपर विराम लगाओ।
पहले की हुई घोषणाओं को पूरा करो, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो जरूरी चीजें हैं उनको पूरा करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। और वैसे भी 6 महीने के लिए मैं इसको जनता के बीच में परिचालित करने की मांग करता हूं। 6 महीने बाद में आप नहीं रहेंगे। और जैसे पहले आप लोगों ने पिछले राज के अंदर जो आप लोगों ने घोषणाएं की थी, एक एक कमरे के अंदर विश्वविद्यालय चला दिए थे, अपने चहेतों को उन विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाने का काम किया था। और सरकार हमारी आई और सरकार आने के बाद में उसका क्या असर हुआ था आपको पता है। इन चहेतों को कहीं न कहीं बैकडोर से एंट्री देकर के उनको लाभ पहुंचाने की नीयत से ये खेल खेलना बंद करो। यही बात कहते हुए 6 महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने की मांग करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। श्री राजेंद्र राठौड़, बुलवाइए। बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। सदन के सभापति नाम बोले और आज माननीय सदस्य बैठिए प्लीज, बैठिए। श्री राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, आसन से क्षमा चाहूँगा। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे मालूम था कि मुझसे पहले सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य का प्रवचन होगा, भाषण होगा, इसलिए मैं थोड़ा सदन से बाहर चला गया। अध्यक्ष महोदय, आज विधान बनाने वाली विधानसभा के अंदर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस गवर्नेंस एंड सोशल साइंस विधेयक पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, हम विधान बनाते हैं और विधान बनाने के बाद हमारे संवैधानिक प्रमुख के सामने हमारे द्वारा पारित किया हुआ विधेयक जाता है। हमारे संवैधानिक प्रमुख संविधान के आर्टिकल 200 के अंतर्गत 202 के अंतर्गत कंसेंट, 201 में कंसेंट देते हैं, 202 में कुछ आपत्तियों के साथ उसको लौटाते हैं। यह सदन साक्षी रहा है सभापति महोदय दर्जनों विश्वविद्यालय के विधेयक बनाने का। सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने पहली बार इसी सदन में सदन ने पूरे विचार विमर्श करके जिन विश्वविद्यालयों के विधेयक को पारित किया, मैं 3 विश्वविद्यालयों के विधेयक के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय आप अपने लिखित वक्तव्य में इस बात का जवाब जरूर दें, क्योंकि सभापति महोदय हो क्या रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऑफिसर गैलरी में, अब मैंने एक आला अफसर को देखा है, वरना जब यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था कोई भी प्रमुख शासन सचिव और उच्च स्तर के अधिकारी गायब थे, क्योंकि धीरे धीरे विधान बनाने वाली यह सभा गौण होती जा रही है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसी विधानसभा के सत्र में हमने 3 विश्वविद्यालयों के बिल पारित किए थे। ड्यून्स विश्वविद्यालय जोधपुर, व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर और सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन। सभापति महोदय, इन सारे बिलों को जब विधानसभा ने महामहिम राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के पास भेजा, संवैधानिक प्रमुख ने पहली बार मेरे संसदीय जीवन में देख रहा हूं नवंबर के महीने के अंदर गंभीर आपत्ति लगाई। जो इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जो टीम गई थी, उसने जिस आधार पर इस सदन को कहा कि आधारभूत संरचनाएं पूरी हैं, मानव संसाधन पूरे हैं, यूजीसी के मापदंड पूरे हैं, एआईसीटीसी के मापदंड पूरे हैं। और सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर अपनी बात कहूं उससे पहले मैं महामहिम राज्यपाल के उस पत्र के उस आखिरी वाक्य को रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं, ताकि यह सदन इस बात का साक्षी रहे कि संवैधानिक प्रमुख के द्वारा की गई आपत्तियां आज नेपथ्य में है। सभापति महोदय, ये क्या लिखते हैं, निजी विश्वविद्यालय की ये 14 आपत्तियां उनकी, ये पत्र है उनका ड्यून्स विश्वविद्यालय जोधपुर का।
लिखते हैं, निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जो बिल पारित किया वो। उक्त कमियों को रहते हुए भी प्रशासनिक और विधि विभाग द्वारा पत्रावली पर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाए जाने के उपरांत राजस्थान विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित कर विधेयक को राजभवन में भिजवाया गया। मुलाजा फरमाया, अतः उक्त कमियों को की संभागीय राजस्व अधिकारियों के उच्च स्तरीय कमेटी गठन करके विस्तृत जांच हो, न्यायिक जांच हो। ये राजस्थान के इतिहास में पहली घटना होगी जब महामहिम राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख एक नहीं, इसी तरह सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी, उस पर आपत्ति करते हैं 14, उसमें भी ये लिखते हैं। और फिर क्या लिखते हैं, इसलिए अब मैं कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके प्रंतु के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त विनिर्देश उपबंधों के अधीन पुनर्विचार करके विधेयक लौटा रहा हूं। नवंबर में विधेयक लौटाए। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, आपके संज्ञान में है, आपके अधिकारियों के संज्ञान में है, आप हमारे विधानसभा का अधिकार बन गया। महामहिम राज्यपाल ने हमें पुनर्विचार करने के लिए आपत्तियों के साथ एक विधेयक लौटाया। यह विधानसभा की संपत्ति बन गई। यहाँ संसदीय ज्ञान के ज्ञाता बुलाकी लाल जी कल्ला विराजे हैं। ये हमारे अधिकार बन गया। ये विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम सत्र, अगर इसमें पुनर्विचार के लिए ये नहीं आएंगे तो कब आएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे आपकी नीति और नियत मंत्री महोदय दोनों में खोट नजर आती है। आप अभी पढ़ा हुआ अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं मुलाहिजा फरमाएं, आपने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्य और कारणों के कथन में महात्मा गांधी के नाम का इंस्टीट्यूट है और आप क्या कह रहे हैं, संस्था का लक्ष्य गवर्नेंस और सोशल साइंस क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान कर समाज और राष्ट्र को उत्तम सेवा करना है। बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस जहां एक और ज्ञान की अभिव्यक्ति करेगी, वहीं संस्था डीम्ड स्वायत्त विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा। मैं धन्यवाद। पर मंत्री महोदय उत्तर दे तो बताएं। ये इसके साथ आपने एक इसी विधेयक में एक आपने प्रश्न 40 पर वित्तीय ज्ञापन लगाया है। मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का भी इस बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें क्या लिखा है, बजट भाषण 2021-22 के पैरा 43, बजट भाषण 2022-23 के पैरा 23 में जयपुर में 225 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस की स्थापना की घोषणा करता हूं। मैं नहीं करता, ये सदन के नेता करते हैं। मेरे संसदीय जीवन में पहली बार एक ही घोषणा को 2 बार की गई और मुझे अफसोस इस बात का है। सभापति महोदय, सरकार गंभीर होती 2021-22 के अंदर इन्होंने घोषणा की कि 2021-22 में बिल लेकर आते, ये 2022-23 में बिल लेकर आते, 2023-24 में बिल लेकर, अब बिल लेकर आए हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। सबको पता है दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार की थोथी बातों के कारण मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई अपने आप को अभिमान से नहीं कह रहा हूं, मैं यहां रहूंगा और वही मेटाडोर से कम सवारियां दिखा दूंगा। सभापति महोदय, मैं कह रहा था, ये जो इन्होंने 225 करोड़ रुपए आधारभूत संरचनाओं के लिए बजट घोषणा के अनुसार घोषणा की, 15 करोड़ रुपए रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए, और कहा यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और मुझे समझ में नहीं आया कि बजटीय घोषणा और उसका इनएक्टमेंट 3 साल बाद सरकार महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, जिन्होंने बिना खड़क बिना ताल हमें आज़ादी दे दी, उनके नाम के इंस्टीट्यूशन के साथ ये मजाक। और इससे आगे सुनिए सभापति महोदय, ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस साइंस जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात है, अब ये चल कहाँ रहा है? आप सभापति महोदय, आप प्रशासनिक पदों पर विराजे हैं। एक लक्ष्मी विलास होटल है सेंटर पार्क में,
इसको कनक भवन कह रहे हैं, उसमें 4 कमरे हैं सभापति महोदय। उसमें प्रोफेसर BM शर्मा, वो तो इसके संस्थापक निर्देशक हो गए, और 11 सदस्यीय समिति गांधीवादी विचारकों को लिया सभापति महोदय। प्रशांत किशोर, वो प्रशांत किशोर चुनाव का रणनीतिकार, DR मेहता, CS बाफना, मनीष शर्मा, गोपाल बहेती हमारे साथ विधायक रहे, सवाई सिंह महेंद्र, कईयों को लिया। और ये BM शर्मा, ये इसके फाउंडर डायरेक्टर है। ये BM शर्मा कौन है? ये BM शर्मा वही है, सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य। इसी सदन में 2012-13 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में 154 शिक्षकों की भर्ती का घोटाले की चर्चा हुई। बिना अहर्ताओं के, बिना UGC के मापदंड के, बड़े रसूखदारों के, बड़े राजनेताओं के भाई भतीजों को भर्ती किया गया। भर्ती की तारीख से बाद आवेदन पत्र ले लिए, क्वालिफिकेशन पूरा नहीं कर रहे थे। सदन ने उसमें प्रोफेसर दसोरा की सदारत में एक कमेटी बनाई। दसोरा की समिति ने 5000 प्रश्नों की अनुसंधान करके अपनी रिपोर्ट दी। मामला ACB में गया। 2 दर्जन से ज़्यादा जो अपने आप को पात्रता की फर्जी डिग्री लेकर इसमें भर्ती हुए, उन पर मामला चला। वो गिरफ्तार हुए। और परंतु सैया भय कतवाल तो फिर काहे का, सरकार बदल गई। दसोरा कमेटी पर BM शर्मा कमेटी आ गई और इन्होंने 154 को कह दिया तुम रेगुलराइज हो जाओ। और उसके बाद जो प्रोफेसर त्रिवेदी थे, जो जोधपुर विश्वविद्यालय के एक्टिंग वाइस चांसलर थे, अपनी सेवानिवृत्ति के 10 दिन पे बचे थे, तब सिंडिकेट में ठप्पा ठोक दिया। मैं समझता हूं कि ऐसे साहसिक कार्य करने वाले प्रोफेसर BM शर्मा, सदके जाऊं BM शर्मा साहब, उनको आपने उपकृत किया और महात्मा गांधी के नाम पर उपकृत किया। सभापति महोदय, ये जो सेंट्रल पार्क में कनक भवन है, इसमें BM शर्मा साहब विराज रहे हैं। ना तो कोई फैकल्टी है, ना कोई विद्यार्थी है, बस बापू के नाम चल रहा है देश में। बापू के नाम से चलने वाली किसी संस्था पर कौन और कैसे ऐतराज करें? सभापति महोदय, मैं भी नहीं कर रहा हूं सभापति महोदय, आप मुझे इस गुस्से की निगाह से मत देखो सभापति महोदय प्लीज। मुझे पता है आप गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हो, पर मैं भी उस पर नहीं कर रहा। पर मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। कभी इन्होंने कहा फैकल्टी नहीं तो डेपुटेशन पर लो साहब। 19 ऐसे लेक्चरर जो इस प्रदेश में अलग अलग जगह पर महात्मा गांधी के दर्शन को पढ़ाने वाले थे, आपने साक्षात्कार के लिए बुलाए। और यही आपके प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कि एक भी बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं कर रहा है, कॉलेजों में कहां पढ़ा रहे हैं, इनको घर भेजो। ये हालात है। और इसके सेक्शन 3(3) में आप प्रावधान क्या लेकर आए हैं? संस्थान राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा। बहुत अच्छा है, ब्रूटल मेजोरिटी है, पास कर दोगे। गवर्नर साहब वापिस भेजें तो आपके सर नहीं, परंतु निजी भागीदारिता के सहयोग का प्रावधान भी होगा। वाह। और 225 करोड़ की लागत से बना भवन हमारा, सैकड़ों करोड़ की सेंटर पार्क जयपुर के हार्ट में बैठी रखी हुई जमीन हमारी, पर आप पिछले दरवाजे से ये सेक्शन 3(3) का सारा लेकर बैकडोर एंट्री से आप निजी भागीदारिता के नाम पर उद्योगपति को लेकर आओगे। गांधी जी लघु उद्योग के पक्ष में जरूर थे, बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नहीं थे। मैं समझता हूं उनके साथ तो न्याय करते। और इसके लिए सेक्शन 3(4) में आपने क्या कह दिया कि आपने कहा संस्था निजी भागीदारी के लिए साझेदारों को आकर्षित करने का प्रयास करेगी, विस्तृत प्रस्ताव विकसित करेगी। यानी ये संस्था महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, सभापति महोदय, मैं इस गवर्नेंस के अंदर महात्मा गांधी के दर्शन को ढूंढ रहा था। पूरे बिल में मुख्यमंत्री जी के सलाहकार मान्य सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य, मुझे गांधी जी के दर्शन पर एक लाइन लिखी हुई नहीं मिली। क्या मजाक है। मैं समझता हूं कि राजस्थान का आवाम जब गांधी जी का अपमान देखेगा तो उठ खड़ा होगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं इसी विधेयक के सेक्शन 6(1) और 24(1) में 6(1) 24(1) में आपने अध्ययनरत विद्यार्थियों में फीस वसूल करोगे आप, पर फीस का निर्धारण कैसे होगा? कोई मैकेनिज्म नहीं। रूल्स में डालो तो मुझे पता नहीं। संचालन प्राइवेट हाथ में होगा।
संस्था नो लॉस नो प्रॉफिट पर चलेगी या संस्था सेल्फ फाइनेंस पर चलेगी? संस्था कैसे चलेगी? क्या होगा उस नौजवान का जो गांधी जी के दर्शन के आधार पर अपने जीवन को उतारना चाहता है परंतु आर्थिक रूप से कमजोर है? क्या होगा मेरे उस नौजवान का जो सुदूर गांव में है सभापति महोदय, जो अनुसूचित जाति जनजाति का है? कहीं कोई रियायत की बात मैंने नहीं देखी। और सभापति महोदय, ये सेक्शन 8 है, इसमें संस्था का चेयरमैन और उसकी नियुक्ति की कोई अहर्ताएं नहीं। उसमें कहा कि विशिष्ट व्यक्ति होगा जो शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है, उद्योग के क्षेत्र में भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि और उद्योग के शिक्षा के मंदिर में सबसे बड़ा नाम तो आजकल बीएम शर्मा का ही चल रहा है, वो उनको आपने लगा ही लिया। सभापति महोदय, राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है सभापति महोदय? मुझे पीड़ा है। ये इसलिए जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र में हम विश्वविद्यालय खोलते हैं, उन मापदंड और मानदंड के अनुसार नहीं खोलते, कागजों में उसकी यात्रा जारी रहती है। और इसीलिए सभापति महोदय, आपने देखा होगा सीकर आजकल एजुकेशन का हब बन गया। ये प्रिंस कोचिंग, ये कलाम कोचिंग, ये गारंटेड बैच, तो तेरे को सरकार की नौकरी मिलेगी पर तेरी फीस 1 महीने की 10 लाख होगी। क्या खेल ये? इसीलिए और एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, उनको फैकल्टी नहीं मिलती, जो इसके अंदर मैं कह रहा हूं। और सभापति महोदय, ये सेक्शन 10, इसमें संस्थापक निर्देशक और निर्देशक की क्वालिफिकेशन तो आपने तय कर दी, पर संस्थागत निर्देशक तो कोई हो सकता है। मैं समझता हूं कि चेयरमैन को अधिकार दे दिया निर्देशक को नियुक्त करने का। चेयरमैन होगा उद्योगपति, निर्देशक बनाएगा अपने भाई भतीजों को। 225 करोड़ की लागत की हमारी सरकार के धन जो कंसोलिडेटेड फंड से निकलेगा। कनक भवन की वो जमीन जो लक्ष्मी विलास होटल के नाम से बेशकीमती है, वो लेगा। और इसमें आपने आगे क्या किया है? सेक्शन 12, इसमें कुल सचिव की नियुक्ति, और कुल सचिव की नियुक्ति में कहते हैं आप ये प्रमुख प्रशासन अधिकारी होगा जो निर्देशक के निर्देशन पर काम करेगा। और उसमें आप ये कह रहे हैं कि ये कुल सचिव यथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा का तो होगा, परंतु संस्था के मनोनीत निर्देशक, उच्च शिक्षा के सचिव, सचिव साहब वही हैं जो महामहिम राज्यपाल की परवाह भी नहीं कर रहे, उनके उस डिसेंट नोट पर भी ऊपर विराजे हैं। और 3 शिक्षा उद्योग के विशेषज्ञ, ये मिलके कमेटी में अगर कुल सचिव, जिसको रजिस्ट्रार कहते हैं, प्राइवेट व्यक्ति का चयन करेंगे तो भी चलेगा। यानी सारी संस्था जो महात्मा गांधी के नाम से है, जय हो आपको, दे दो किसी को। और इसी तरह अध्यक्ष महोदय, इस संस्था में कौन पढ़ेगा जब उद्योगपति होंगे? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार, अपनी फिसली हुई सरकार अब अंतिम पायदान पर है। मुझे अफसोस इस बात का जरूर रहेगा और ताज जिंदगी रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा सम्मान करता हूं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का, सलाहकार बने, बड़ी खुशी हुई। पर सभापति महोदय, एक सलाहकार से सलाह नहीं ली और कार्यकाल पूरा। मैं समझता हूं सलाहकार महोदय, जन घोषणा पत्र में आपने प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का वादा किया था। वादा तेरा वादा, तेरे वादे पर मारा गया है राजस्थान सीधा साधा। ये बड़ा आसान बात करेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े इस बिल के इसमें ही बोल रहा हूं मैं, और आपको निवेदन करूं कि ये महात्मा गांधी जी के नाम से उद्योगपतियों को जो आप सोच रहे हैं, और उसी तरह आप इसके अंदर जो पूरे मामले का नियंत्रण करने के लिए जो इसमें अकाउंट्स को देखेगा, उस अकाउंट्स में को, उसमें भी आपने ये लिख दिया कि यथासंभव सेक्शन 14 के अंदर वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति, इसको कहा लेखा अधिकारी होगा, पर कुल सचिव के समान अगर निर्देशक जी और उद्योग शिक्षा के नामजद लोग 3 विशेषज्ञ किसी बार के आदमी का चयन करें तो भी वाह भाई वाह। सारा नियंत्रण, रजिस्ट्रार भी उद्योगपति, ये आपका वित्तीय अधिकारी भी उद्योगपति, ये वित्तीय गंभीर वित्तीय अनियमितता की और ये पूरा मामला दिखाता कि नहीं दिखाता।
और सेक्शन 25 में आपने 25 लाख तक का नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर करने का अधिकार दे दिया। डायरेक्टर लिखेगा, वित्त अधिकारी दे देगा। मतलब लूट और झूठ। और मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले मैं सेक्शन 34 जिसमें संस्था को डिग्री, डिप्लोमा व अन्य शैक्षिक उपाधियां देने का अधिकार है। सभापति महोदय, अभी भूपेंद्र सारण जो पेपर माफिया है, फरार है, जिसकी पैरवाई करने के लिए खुर्शीद, जो हमारे खुर्शीद अहमद है, सलमान खुर्शीद है, कांग्रेस के बड़े नेता, वो आए। ये जब इस भूपेंद्र सारण के घर पर छापा मारा तो राजस्थान के 50 विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालयों की 4000 डिग्रियां मिली। 4000। ये सुरेश ढाका, ये भूपेंद्र सारण जैसे लोग पनपे इसलिए कि हमें संस्थाएं निजी हाथों में सौंप रहे हैं, उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं, डिग्री सीधी निकलेगी और इनके हाथ में जाएगी। ये हालात क्या है? ये कौन है भूपेंद्र ढाका? ये भूपेंद्र सारण, ये कौन है? मैं समझता हूं सुरेश ढाका ये किसका सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है? महात्मा गांधी के नाम से। ये मजाक बंद करें आप। और महात्मा गांधी के नाम से आप करोगे ना तो आपके दूसरे गांधी जी बैठे हैं ना, जो छदम गांधी जी, सूडो गांधी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं शिकायत करने जाऊंगा। मैं सोनिया गांधी जी को कहूंगा, जो गांधी नाम आपके लगा, ये गांधी नाम इनका महात्मा गांधी के लिखा लगा है और ये इस प्रकार का खोटा विधेयक लेकर आ रहे हैं। मेरी शिकायत सोनिया जी सुनेंगी तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं आपकी डगमगाई हुई सरकार गोता खा जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के प्रचारित किया जाए। श्री संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, हमारा उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम और हमारा कल्याण मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमारी आने वाली पीढ़ी को तैयार करने हेतु ये इंस्टीट्यूट की स्थापना उस दिशा में एक कदम है। अभी प्रतिपक्ष के हमारे प्रखर वक्ता और विपक्ष के नेता राठौड़ साहब का उद्बोधन में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस पूरे एक्ट में मुझे कहीं भी एक लाइन पढ़ने को नहीं मिली जो गांधी दर्शन से संबंधित हो। लेकिन मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट के सारे प्रावधान उस गांधी दर्शन को समर्पित है। ये जो 9 उद्देश्य लिखे हुए हैं और इसमें 5वें नंबर पर जो उद्देश्य लिखा हुआ है, सामाजिक और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों और का समर्थन और विकास करना। आपके ठीक पीछे महात्मा गांधी की फोटो है। ऊपर का पूरा भाग जो कमर से ऊपर का है वो बिना कपड़ों के है। उन्हें बिना कपड़े रहने का संकल्प क्यों करना पड़ा? माननीय सभापति महोदय, जब महात्मा गांधी भारत में आए और उन्होंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से पूछा कि मैं क्या करूं, तो गोखले ने उनसे कहा कि तुम भारत को जानो। और ये विचार करके जब वो निकले, उड़ीसा की एक सभा थी, उड़ीसा में उनकी 4 बजे, उनकी सभा के अंदर स्त्रियां नहीं आई, बा उनके साथ थी। तो गांधी जी ने बा से कहा कि तुम पता करो महिलाएं क्यों नहीं आई। बा जब पता करने गई तो मकान तो उस समय थे नहीं, झोपड़ियां थी। एक झोपड़ी में 3 स्त्रियां थी। बा ने उनसे पूछा कि तुम बापू की सभा में क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि हम आना तो चाहती थी लेकिन हमारे पास एक ही साड़ी थी, इसलिए हम सभा में नहीं आ सके। और उसी दिन महात्मा गांधी ने तय किया कि मेरी बहनों के पास पहनने के पूरे वस्त्र नहीं है तो मैं भी पूरे वस्त्र नहीं पहनूंगा। और ये तस्वीर उस बात का प्रमाण है सभापति महोदय। और ये जो इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है, लैंगिक समानता, ये इस इंस्टीट्यूट का एक उद्देश्य है। महात्मा गांधी ने
103 साल पहले जिस ध्येय को पकड़ लिया था, जिस चिंतन को देश को दिया था, उस चिंतन को आगे बढ़ाने का काम अशोक गहलोत की सरकार कर रही है और ये इंस्टीट्यूट उस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, 75 साल की आजादी के बाद आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब एक दलित घोड़े पर बैठता है तो हमारे दिमाग में भरा हुआ कचरा अंदर से किस तरह का ज्वार पैदा करता है और घोड़े पर बैठे हुए उस दलित को हम नीचे उतार देते हैं। एक दलित अच्छी सी दाढ़ी रख करके घूमता है, अच्छे से कपड़े पहन करके रखता है, तो हमारे अंदर सिर्फ जन्म के आधार पर जो उच्चता का भाव है वो हमें ये रास्ता देता है कि उसकी हम हत्या कर देते हैं। एक दलित की मटकी से अगर कोई दलित का बच्चा पानी पी लेता है तो वो बच्चा मौत का शिकार हो जाता है। ऐसे समाज के अंदर 75 साल के बाद भी ये भाव विकसित करने की अत्यंत आवश्यकता है कि जन्म के आधार पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। कुदरत ने सबको बनाया है, उसी 5 तत्वों के आधार पर बनाया है। और ये संस्था कितने ही हमने हमारे सरकारी नफरी हो, कितनी भर्ती हो, पर समाज के अंदर जो जहर फैला हुआ है वो जहर बाहर नहीं निकलता है। कई संत महात्मा कह के चले गए, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। लेकिन आज 75 साल बाद भी क्या परिस्थितियां है। सभापति महोदय, आप तो IAS रहे हैं, जिला कलेक्टर भी रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों को आपने देखा है। और आज इस बात की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि समाज में समानता का भाव बढ़े, सबको एक साथ आगे बढ़ने का भाव मिले। तो उस दिशा में मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूट हमारे प्रशासन को, हमारे सामान्य बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारी नई पीढ़ी को उस दिशा में आगे बढ़ने का सोच देगा, सोच से संपन्न करेगा। उनकी जो भी सामाजिक अवधारणा के कारण जो गलत चिंतन उनके मन में आ जाता है उसको दूर करने का काम करेगा। माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत से उदाहरण दिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी के उदाहरण दिए। हमको ये सामूहिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि राजस्थान में उच्च शिक्षा का वातावरण ठीक कैसे हो। ये आरोप प्रत्यारोप तो चल सकते हैं। आपको याद होगा, आप सरकार में मंत्री होते थे, सरकार के प्रभावी मंत्री होते थे, और राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी संस्था जिसके अंदर एक से एक शिक्षाविद रहे, वहां आपने एक नॉन PhD को वाइस चांसलर बनाने का काम किया था। और जब आपकी सरकार के ध्यान में ये बात आ गई तब भी आप नहीं माने, आपने नहीं हटाया, आपकी जिद थी। फिर क्या हुआ? राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया और आपको उसको हटाना पड़ा। ये मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी, आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने इस इंस्टीट्यूशन से राज्यपाल नाम की संस्था को बाहर रखा हुआ है। राजस्थान का उदाहरण हमारे सामने है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के अंदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सिंडिकेट की बैठक हो, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर नोटिस निकाल दे और उसको स्थगित कर दिया जाए। हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के एक्ट में कौन सी धारा के अंदर ये प्रावधान है, कौन से नियम में प्रावधान है जो राज्यपाल को इस बात की इजाजत देता है या राज्यपाल को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वो यूनिवर्सिटी की बुलाई हुई मीटिंग को रोक दे? माननीय सभापति महोदय, यही प्रतिपक्ष के नेता आप खड़े हो रहे हैं जिन्होंने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को, हमारे सदन की परंपरा रही, ये नियम है, उच्च पदस्थ महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। प्रोसीडिंग देखो। आपने बार बार राज्यपाल का नाम लिया है, आपने बार बार संवैधानिक प्रमुख का नाम लिया है। मैंने पत्र पढ़कर सुना है। दूसरे से बात नहीं करें प्लीज। मैंने पत्र पढ़कर सुना है, राज्यपाल महोदय का पत्र पढ़कर सुना है। सभापति महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय की आपत्ति दर्ज हुई जिन विधेयक पर वो पत्र पढ़ के सुनाया है, वो सरकार के माथे पर कलंक है वो पत्र। अगर ऐसा ही माननीय सभापति महोदय, यह दायित्व बोध यदि प्रतिपक्ष के अंदर होता तो इस संस्थाओं का इतना दुरुपयोग नहीं होता। जिस राज्य के जिस नरेंद्र मोदी को आप विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बताते हो, उनके अपने राज्य के अंदर
माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल को कुलाधिपति नहीं बनाया गया और उसके बिना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपॉइंट किए गए। राजस्थान कोई पहला राज्य नहीं है, बंगाल के अंदर यह हुआ, केरल के अंदर हुआ, और हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी जिसको आपने बंद कर दिया था, अंबेडकर यूनिवर्सिटी जिसको आपने बंद कर दिया था। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत को जिन्होंने उन दोनों यूनिवर्सिटी को वापस बहाल किया। और माननीय सभापति महोदय, सरकार इस बात का प्रयास कर रही थी कि यूनिवर्सिटी वापस शुरू कर रहे हैं, बच्चों के पढ़ाने की पूरी व्यवस्था के लिए शिक्षक लगे, भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, चलती भर्ती प्रक्रिया को रोकने का काम किया। यह अधिकार तो संवैधानिक प्रमुख को है कि वो जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एक्ट इस बात की कोई अधिकार नहीं देता कि चलती भर्ती क्रिया को वो रोक दे, किसी मीटिंग को बुलाने से रोक दे। और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे, इस सदन ने जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल पारित करके भेजे, मैं माननीय सभापति महोदय मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जवाब दें तो बताएं कि इस सदन ने जो पारित करके भेजे नियम में क्या प्रावधान है। क्या संवैधानिक प्रमुख को किसी तरह की क्वेरी करने से पहले हायर एजुकेशन सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी को कंसल्ट नहीं करना चाहिए? क्या जो क्वेरी की गई उस क्वेरी को करने से पहले लॉ सेक्रेटरी और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को कंसल्ट किया गया? और क्या कारण है कि सारे आक्षेपों की पूर्ति के बाद भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वो बिल अप्रूव होकर के नहीं आ रहे? इसलिए सभापति महोदय धन्यवाद दूंगा मैं आपको कि आपने ये जो नया इंस्टीट्यूट आप बना रहे हैं, आपने इसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट का रोल रखा है और यही होना चाहिए। जिस तरह से राजस्थान की यूनिवर्सिटी बर्बाद हुई है, हर प्रदेश की, कोई आते हैं बाहर से, कहां से उठा के लेके आ जाते हैं। और प्रतिपक्ष के नेता, आपको याद होगा इसी सदन में मैंने कहा था, जब उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कटारिया साहब पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्हें भूमाफिया बताया था, इसी सदन में मैंने कहा था कि गुलाब चंद कटारिया के दामन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये कैसा वाइस चांसलर लेके आए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो बात साबित भी होगी माननीय सभापति महोदय। इसलिए ये बहुत ही श्रेष्ठ कदम है, आपने उससे बाहर रखा है। उच्च शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा और मैंने पहले भी कहा है कि आप राजस्थान की तमाम यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन एक्ट लेकर के आइए, जिससे सारी यूनिवर्सिटी के अंदर सारे काम समयबद्ध तरीके से हो सके। और जो राजस्थान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कई जगह पर, 2 साल का कोर्स है 3 साल में पूरा हो रहा, 3 साल का है 4 साल में हो रहा। और धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान में उच्च शिक्षा का जो वातावरण अशोक गहलोत की सरकार ने बनाया है, पूरे देश में एक एग्जाम्पल है। आप उच्च शिक्षा का नामांकन देखिए माननीय सभापति महोदय, 22% से बढ़कर के हम 26% पर आए हैं। और विपक्ष के नेता महोदय, देश का जो राष्ट्रीय औसत है उच्च शिक्षा का, उससे भी राजस्थान बेहतर स्थिति में खड़ा हुआ है और इसका श्रेय अशोक गहलोत की सरकार को है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, क्या हालात थे हमारे 2018 का ही आप हालात पूछिए। राजस्थान में कितने प्रोफेसर थे? यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर बनाने के लिए हमारे पास प्रोफेसर नहीं होते थे, क्योंकि पदोन्नतियां नहीं की, हमने भर्ती नहीं की, हमारी सारी यूनिवर्सिटियां खाली पड़ी हुई थी। मैं धन्यवाद दूंगा उच्च शिक्षा मंत्री जी आपको कि आपने पदोन्नति की और राजस्थान में इस समय 1300 प्रोफेसर हुए। 1300 प्रोफेसर उस पदोन्नति की प्रक्रिया की वजह से, और जो आने वाले वक्त में हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी सबको लाभान्वित करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, अभी मैं खत्म करूंगा, अभी विपक्ष के नेता ने कहा टेम्पो में आएगी सरकार, टेम्पो जितने लोग आएंगे, और आपकी नीति और नीयत में खोट है, ये उच्च शिक्षा मंत्री जी को कहा। माननीय सभापति महोदय, कल जोधपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में बलात्कार हुआ एक नाबालिग लड़की से। आज सदन में यह मसला जोर शोर से उठाया गया, लेकिन टाई फिक्स क्यों हो गया? क्या मैच फिक्सिंग थी? क्या राजस्थान का विपक्ष इतना कमजोर है कि सरकार से उस मुद्दे पर जवाब नहीं ले सका? नहीं, इनके खुद के लोग उस बलात्कार में शामिल थे। उस नाबालिग लड़की से बलात्कार करने में वो एबीवी महोदय कार्यकर्ता थे, महोदय, इसलिए ये डिलीट कराइए, आप चाहते थे डिलीट कराइए। ये किस पे आप आरोप लगा रहे हैं? अपराधी किसका होता है?
डिमोक्रेट से चल रहा है, चारों पैसे नहीं लगा सकते। प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, डिलीट कराइए तो सब आप प्लीज होल्ड ऑन। ये ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग विधायक पर चर्चा कर रहे हैं। इनके जो बोल रहे हैं इनकी प्रोसीडिंग देख करके और जो भी कुछ इनको रखना होगा या डिलीट करना होगा ये सब कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, देख के करेंगे ना। सभापति महोदय, ये सदन नियमों से चलता है। आपकी भावना, आपकी भावना, इस सदन के अंदर आपकी सब्जी मंडी नहीं है। लोगों ने आप आरोप लगा के चले जाए। नाबालिग लड़की से यूनिवर्सिटी कैंपस में तुम्हारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया। आप नहीं चाहते किया तो फांसी पर चढ़ाओ। कौन मना करता है? चढ़ाओ फांसी पर, चढ़ाओ फांसी पर। किसने मना किया? आपने सरकार से शर्म आनी चाहिए आपको। अंकित नहीं होगा, आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बात करते हुए। ये सब अंकित नहीं होगा जो बात कर रहे हैं। आपकी पोल आपकी, क्योंकि आपके नाम ले शिक्षा के मंदिर को गंदा करने का काम किया गया। नो सभापति महोदय, रिकॉर्ड पर हर कोई बात चली जाए। ये किस बिहार पर कह रहे हैं? अगर कोई फांसी पर चढ़ाओ ने, आपत्तिजनक कोई बात आएगी तो फांसी पर डिलीट कर चढ़ाओ। देंगे। ये मैच फिक्सिंग की बात करके शासन पर आरोप लगा रहे हैं। कोई भी आपत्तिजनक बात आएगी डिलीट कर दो। बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए। सभापति महोदय, आपत्तिजनक बात कोई भी होगी उसको डिलीट कर देंगे। तब आपको ध्यान नहीं है, तब ध्यान नहीं है आपको। सोनिया गांधी सदन की सदस्य है क्या? सुनिए सही, सोनिया गांधी जी सदन की सदस्य है। सभापति महोदय, इस प्रकार सदन नहीं चलेगा। अरे ये सदन नियमों से चलेगा, सदन बापोती नहीं है। हम कह रहे हैं अपराधी है तो फांसी लगाओ, हमारी अपराधी खिलाफ कार्रवाई करो। और तुम्हारे अंदर दुष्कर्म में एनसीआर में आपने देखो, बैठिए। जो सरकार 30 साल तक लगातार दुष्कर्म में राजस्थान में 1 नंबर पर रही है। आप मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हो, यही सलाह देते हो क्या? तो सरकार से जवाब लेते हैं आप, और आपका दामन काला है, काला। एक नाबालिग लड़की से बलात्कार से आपके कपड़े सने हुए बीजेपी के, और राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, प्लीज सुनिए सही। क्या बोल रही है? व्यवस्था दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं। आप सुनिए सही, आप सुनिए। सुनिए, कौन मना करता है? जो आपत्तिजनक बात कही है, जो आपत्तिजनक बात कही है, ये सुनिए तो सही। जो आपत्तिजनक बात कही जो आप जो आपत्तिजनक बात कही है उसको डिलीट कर दिया हमने, बोल दिया ना। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सरकार का जवाब लो। तुम बात कही है, जवाब लो सरकार का, बोल दिया, डिलीट कर दिया। राठौर साहब उनको भेजो, उनको भेजो डॉक्टर, डिलीट कर दिया। वो बात डिलीट कर चुके भाई, डिलीट कर चुके ना। जो सुनिए तो सही, आप सुनिए, सुनिए आप। अरे तुम्हारे लोगों ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया, बलात्कार। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। डिलीट कर दिया भाई, शर्म आनी चाहिए। आप आसान को डिक्टेट नहीं कर सकते, तुम बड़ो आसान को डिक्टेट नहीं कर सकते। आप आसान को डिक्टेट नहीं कर सकते। इंडियन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश का आज की खबर। आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में एमपी का लड़का बलात्कार करते हुए पकड़ा गया है। तुम्हारे एमपी का लड़का, ये बलात्कारियों की पार्टी है, बलात्कारियों की। कुलदीप सिंह सेंगवा, उन्नाव, देखो उनको बोलो ना, डिलीट कर दिया,
डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। हाउस 15 मिनट के लिए एडजॉर्न किया जाता है, 15 मिनट के लिए एडजॉर्न किया जाता है।